26 नवंबर को जहां भारत मुंबई आतंकी हमले को याद करता है, वहीं बांग्लादेश में भी इस दिन एक हिंसक घटना घटी। दोपहर 12 बजे चटगांव की छठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज काजी ने पूर्व इस्कॉन बांग्लादेश नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिन्मय के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। समर्थकों ने पुलिस वैन के टायर पंचर कर दिए और हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। दोपहर 3 बजे तक पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया और चिन्मय को पुलिस पिकअप में जेल ले जाया गया। 4 महीने पहले बांग्लादेश में एक ऐतिहासिक छात्र क्रांति ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि यह क्रांति कितनी शांतिपूर्ण और प्रगतिशील साबित होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। अंतरिम सरकार कट्टरपंथी तत्वों को नियंत्रित करने में विफल दिख रही है। या तो बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा या फिर इस्लामी दल अपना दबाव बढ़ाएंगे। इसके स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या क्रांति गलत दिशा में जा रही है या सही रास्ते पर बनी रहेगी। 25 अक्टूबर को चिन्मय दास पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। कहा जाता है कि बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच में उन्होंने भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर फहराया। मामले की गंभीरता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि शिकायत किसने की। यह केस बीएनपी के एक स्थानीय नेता फिरोज खान ने दर्ज कराया, जिन्हें बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। चिन्मय दास बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। कुछ महीने पहले उन्हें अनुशासनहीनता और इस्कॉन विरोधी गतिविधियों के आरोप में संगठन से हटा दिया गया था, लेकिन वह बांग्लादेश में एक लोकप्रिय नेता हैं और इस मामले के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। एक दिन बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांग्लादेश सरकार ने खुद को एक और मुश्किल में डाल लिया। सरकार ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को स्वीकार कर लिया। वकील ने एक अखबार का लेख दिखाया जिसमें इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया था। छात्र नेताओं ने भी इस्कॉन पर तत्काल प्रतिबंध की मांग की। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, जो शेख हसीना के हटने के बाद से ही तनावपूर्ण थे, अब और भी बिगड़ गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी को गंभीर चिंता का विषय बताया और स्पष्ट किया कि यह केवल एक अलग घटना नहीं है, बल्कि हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वे बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत से चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दास की रिहाई न होने पर नाकेबंदी की धमकी दी है। बांग्लादेश सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत को अपने आंतरिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी। बांग्लादेश के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ये निराधार बयान है, जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं और दो पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और समझ की भावना के विपरीत हैं। एक समय जब दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अब वे एक दूसरे से फोन पर भी बात नहीं कर रहे हैं। बयानबाजी के जरिए संवाद हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर हमले, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। पिछले 4 महीनों में असामाजिक तत्वों को इतना बढ़ावा मिला है कि उन्होंने खुलेआम लोगों पर हमले किए हैं। सितंबर में 2 छात्रों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि वे अवामी लीग के छात्र संघ के सदस्य थे। धीरे धीरे भीड़ द्वारा न्याय का चलन बढ़ता जा रहा है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा सामान्य हो गई है। 3 अक्टूबर को 7 मूर्तियां तोड़ी गईं। इससे कुछ दिन पहले पाबना जिले में 9 मूर्तियां तोड़ी गई थीं। 11 अक्टूबर को ढाका के टांटी बाजार में एक पूजा मंडप पर बीड़ी पर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दुर्गा पूजा के दौरान लगा कि हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर होगी। यूनुस सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और देश भर के 30,000 से अधिक पूजा मंडपों में 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों को तैनात किया। लेकिन स्थिति कितनी अस्थिर है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि इन स्वयंसेवकों और सुरक्षा के बिना वहां के हिंदुओं का क्या होगा। इसलिए बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को ये उठानी पड़ रही है कि अंतरिम सरकार उन्हें बचाने में विफल हो रही है।
यूनूस सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती कीमतें और चुनावी रोडमैप की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि चुनाव कब होंगे। अदालती मामलों का सिलसिला, इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग, मानहानि और राजद्रोह के मामले, क्या यही बांग्लादेश के लिए बचा है? बाकी काम कब होंगे? संविधान में सुधार कैसे होगा? मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को कैसे ढूंढा जाएगा? हसीना सरकार के पतन के बाद चोरी हुए 17 अरब डॉलर कैसे वापस लाए जाएंगे? पुरानी व्यवस्था में दबे इस्लामवादियों के साथ संतुलन कैसे बनेगा? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गारमेंट निर्माता के रूप में अपनी स्थिति कैसे बनाए रखेंगे? अवामी लीग जैसी सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी या नहीं? छात्र लीग को आतंकवादी संगठन माना जाएगा या उनके साथ सुलह होगी? इतने सारे काम हैं, फिर इस्कॉन के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं न कहीं दिशा की स्पष्ट कमी दिख रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मुद्दा पुनर्निर्माण बनाम बदले का है। यूनूस सरकार को तय करना होगा कि वह पुनर्निर्माण चाहती है या बदला। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका पीछा किया जाता है। छात्र लीग को आतंकवादी संगठन कहा गया है। हाँ, उन्होंने कई गलत काम किए हैं, लेकिन अगर वे आवाज उठाते हैं तो उन्हें देश विरोधी कहा जाता है।